तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक लेक्चर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर लगभग 35 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 3 चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 नंबर सवाल से। और इसमें कुछ नए नए आपको फॉर्मूले भी मिलेंगे, जिन फॉर्मूलों की सहायता से इन सवालों को सॉल्व किया जाएगा। पहला जो हमारा सवाल है, ये लिखा हुआ है कि 40 वाट तथा 600 वाट। 600 वाट ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे होगा 60 वाट। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब है, ठीक है ना। और इन दोनों बल्बों को 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उनके प्रतिरोध में क्या अनुपात होगा। हमको पूछा जा रहा है ना कि दो बल्ब हैं, जिनमें से एक बल्ब का है वैल्यू या शक्ति को वाट, शक्ति जो है वाट जो है शक्ति का मात्रक है। तो 40 वाट का एक बल्ब है, 60 वाट का एक बल्ब है, और दोनों बल्बों से 220 वोल्ट का विभवांतर स्रोत जोड़ दिया जाता है। तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको एक यहाँ पे हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। P जो होता है शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ से हमको प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है, तो अगर हम प्रतिरोध का वैल्यू निकाले या फॉर्मूला निकाले, तो R यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। यानी यहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध का फॉर्मूला निकला, वो हमको मिला वी स्क्वायर बटा में P। अब V जो आपको पता है, V क्या है, तो V विभव है, यानी 220 वोल्ट का वैल्यू है। और यहाँ पे P जो है वो शक्ति है, और शक्ति यहाँ पे दो दो हमको दिया हुआ है, एक दिया है 40 वाट और एक दिया है 60 वाट। तो चलिए निकालते हैं इन दोनों का रेशियो। पहले निकालते हैं R1 वी स्क्वायर बटा P। पावर के जगह हम क्या कर लेते हैं, पावर की जगह पे हम लिख देते हैं पहले 40 वाट। दूसरा, अगर R2 का वैल्यू हम निकालना चाहें, V का वैल्यू 220 वोल्ट दिया है, लेकिन हम 220 वोल्ट चलो रख ही लेते हैं। 200 V के जगह पे 220 वोल्ट, और बाकी इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर बटा में 40 वाट। और यहाँ पे जो इसका शक्ति है वो हमारा जो 220 वोल्ट हो गया हमारा विभव, और ये जो शक्ति है इसका 40 वाट। दूसरे प्रतिरोध का वैल्यू निकालें, यहाँ भी विभव 220 वोल्ट का स्क्वायर और बटा में, लेकिन यहाँ पे शक्ति जो है बदल जाएगा, वो शक्ति हो जाएगा 60 वाट। अब यदि अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालना चाहें, तो देखिए यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं। ऊपर हो जाएगा हमारा 220 वोल्ट का स्क्वायर, बटा में हो जाएगा 60 वाट, ठीक है ना। और फिर नीचे में हमारा आ जाएगा, रेशियो का मतलब होता है बटा में करना है। फिर इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट का फिर स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे 40 वाट, पहले ऊपर 40 और नीचे में हमारा 60 वाट। तो यहाँ से देखिए 220 से 220 वोल्ट कट जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 40। और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। दूसरा सवाल आसान सवाल है। इसमें लिखा है कि किसी तार का प्रतिरोध अगर 500 ओम है, कोई तार है एक, और उस तार का जो प्रतिरोध है वो हमारा 500 ओम है, तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी, ध्यान से समझिए। तो तार का जब प्रतिरोध दिया है तो विद्युत चालकता आराम से हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चालकता होता है ना, वो प्रतिरोध उसका व्युत्क्रम होता है। चालकता को जी से सूचित करते हैं, जी बराबर होता है 1/r। जी बराबर 1/r, ये चालकता का फॉर्मूला है। जी इज इक्वल टू 1/r, यानी प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग विद्युत की चालकता कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 का 1, और हमसे विद्युत चालकता पूछ रहा है, विद्युत चालकता निकाल रहे हैं, उसके लिए हमको R का वैल्यू चाहिए। R का वैल्यू दिया इसमें 500 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 500। अब ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 500। जब 500 में 1 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.002। इसका मात्रक होता है प्रति ओम। क्योंकि प्रतिरोध नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए मात्रक इसका होता है प्रति ओम। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिला 0.002 प्रति ओम जो होगा, ये हमारा हो जाएगा विद्युत चालकता का वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हमारा ए, 0.002 प्रति ओम। जो हमारा 3 नंबर सवाल है, ये आपको प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समानांतर क्रम संयोजन पर है, ठीक है ना। तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का वैल्यू होता क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे n समान प्रतिरोधक वाले, मतलब सेम प्रतिरोध का वैल्यू R,
मान के चलो कि 2 ओम का प्रतिरोध है, तो 2 ओम प्रतिरोध के बहुत सारे प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर उसी वैल्यू का प्रतिरोध समानांतर क्रम में भी जोड़े जा रहे हैं, देखो, तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। यानी हमको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसका अनुपात निकालना है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू होता है n इंटू आर। ये आप सबको पता है, उसका वैल्यू क्या होता है n इंटू आर। और यदि यहाँ पे देखिए समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसका वैल्यू हो जाएगा r इज इक्वल टू 1/n इंटू आर। ये आपको सॉरी r बटा n, ये आपको वैल्यू पता है, r बटा n, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध, जैसे मान के चलो इसको समझो ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं हम 2 ओम का, एक प्रतिरोध 2 ओम का, एक और प्रतिरोध 2 ओम का, एक और प्रतिरोध 2 ओम का, देख रहे हो। यहाँ पे मान लो सेलुल कुछ भी लगा लेते हैं विभव के लिए। तो ये जो प्रतिरोध हम जोड़े हैं ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सारा प्रतिरोध का मान सेम है। मतलब यहाँ पे अगर 2 ओम का प्रतिरोध है तो यहाँ भी 2 ओम का, यहाँ भी 2 ओम का, ठीक है ना, और यहाँ भी हमारा 2 ओम का है। तो अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो फॉर्मूला आप जान लो, यहाँ पे R का वैल्यू होता है R1, R2, R3, जितना है 4 गो है तो R4, 5 गो है तो R5। ये है श्रेणी क्रम का। अब यहाँ पे R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 2, 2, 2, तो 2, 2, 4 और 4 8, कितना आएगा 8 आएगा, समझ रहे हैं। तो अगर हम 8 यहाँ पे जो निकाल रहे हैं ना, उसको कैसे निकाल रहे हैं, तो अगर हम दूसरे तरीका से निकालना चाहें तो एक प्रतिरोध का मान क्या है 2, तो 2, और इसको कितना बार जोड़ा गया है तो 4 बार, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 निकल जाएगा ना। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ हो तो उसमें से अगर एक प्रतिरोध का मान पता चल जाए तो जितना बार उस प्रतिरोध को जोड़ा गया है उससे गुणा कर लेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। वैसे ही कह रहा है कि यहाँ पे समान प्रतिरोध है तो उस एक प्रतिरोध का मान हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो जब n बार उसको जोड़ा गया है तो n से गुणा कर देंगे तो n इंटू आर जो हो जाएगा वो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। और बटा में समानांतर क्रम का जब प्रतिरोध निकालेंगे तो R बटा n हो जाएगा। अब इसका हम निकाल लेते हैं अनुपात। श्रेणी क्रम का हमारा है n/r, समानांतर क्रम का है r बटा n। ये r से r कटेगा, n जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो हमारा प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। देख रहे हैं आप सब, 2024 में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, हमको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं गतिशीलता का, और गतिशीलता का जो फॉर्मूला होता है इसको म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और म्यू बराबर होता है हमारा VD और बटा में E, VD बटा में E। VD जो है वो हमारा क्या है, VD जो है हमारा संवहन वेग है, VD जो है संवहन वेग है, और E जो है वो हमारा विद्युत क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दिया है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो म्यू बराबर VD बटा यहाँ पे E, और यदि E को हम इधर कर लें, E भाग में इधर आया तो गुणा में, तो म्यू जो होगा वो गुणा हो जाएगा E के साथ और बराबर हो जाएगा VD। यानी इस प्रकार से VD जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा VD, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला सवाल जो है 5 नंबर सवाल, चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। यहाँ पे जो हमारा 5 नंबर सवाल है, देखिए दो प्रतिरोध RM2R, दो प्रतिरोध दिए गए हैं, एक का वैल्यू है R, दूसरे प्रतिरोध का वैल्यू है 2R, को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा फिर R तथा 2R में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा। उष्मीय ऊर्जा किसका पूछ रहा है ना, उष्मीय ऊर्जा यानी हीट जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला
तो H का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा, आगे आपको और भी इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बताया जाएगा। H का फॉर्मूला एक होता है VI इंटू में T, VI इंटू में T। तो अगर यहाँ पे जो V लिखा है उस V के जगह पे हम I इंटू R भी लिख सकते हैं, ना, ओम के नियम से। तो H इज इक्वल टू, जब इस V के जगह पे हम लिख दें I इंटू R, एक I यहाँ पे पहले से है T, जब I में I से गुणा होगा तो V बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, सॉरी ये H का, H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। और इस फॉर्मूले से हम क्या देख रहे हैं, दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। और इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि ये जो हीट है ना वो प्रतिरोध के डायरेक्ट समानुपाती है। ये जो हीट है यहाँ पे उसमें ऊर्जा जो है वो प्रतिरोध के डायरेक्ट क्या है, समानुपाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, इसका जो रेशियो निकालना है इस सवाल में, यहाँ पे समझ लेते हैं, इधर देख लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, ठीक है ना। तो हीट जब R के प्रोपोर्शनल है तो H1 प्रोपोर्शनल R1 लिख सकते हैं, H1 बराबर R1, और बटा में H2, इधर भी बटा में R2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो, ठीक है ना। तो H1 बाई H2 बराबर R1 बाई R2, और R1 का मतलब होता है हमारा प्रतिरोध, ठीक है ना। तो दो प्रतिरोध R एवं 2R को क्या किया गया है, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2R और R हो जाएगा हमारा कितना भाई, 2R, और R जो होगा श्रेणी क्रम के लिए वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, R1 का जो वैल्यू है वो है हमारा R, तो R लिख देंगे, और R2 का जो हमारा वैल्यू है वो है 2R, तो 2R। इसमें R से R कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, और जब अनुपात निकालेंगे तो 1 अनुपात हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर है हमारा हो जाएगा ए। तो ये हमारा 5 सवाल हुआ। इसके आगे और भी सवाल करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है वो देखिए, 6 नंबर जो सवाल है वो लिखा है कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, यानी चालक के अंदर हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे की गति करते हैं बहुत तेजी से। तो जो इलेक्ट्रॉन की गति है ना वो कैसी होती है गति, ऑप्शन है समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित होती है, अवमंदित होती है। समरूप का तो सवाल ही नहीं है। समरूप का मतलब एक समान वेग से गति करना, और ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना वो कभी कभी जब टकराते हैं तेजी से ना तो उनका गति अपने आप बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इस प्रकार से होते रहता है। तो समरूप का कोई सवाल ही नहीं है, समरूप हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे त्वरित भी नहीं होगा। और डी नंबर जो ऑप्शन है वो अवमंदित है। अवमंदित का मतलब धीरा हो जाना, और धीरा भी नहीं होता है, बहुत तेजी से गति करते हैं। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो अपसरित है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब सवाल बनाते समय आप ऑप्शन को छांटते चलिए और जो बचता है ना वो आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंध रखता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, देखिए किरचॉफ के 2 नियम है, ठीक है ना। एक नियम होता है कि किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। द्वितीय जो दूसरा होता है वो होता है कि अगर जो बैटरी जो ये विद्युत वाहक बल में या विभव, जो विभवांतर होता है, उन विभव का जो बीजगणितीय योग होता है, यानी सारे विभव को जब हम जोड़ देते हैं तो उन विभवों के साथ जो हमारा प्रतिरोध लगा रहता है और उसके साथ जो धारा प्रवाहित होती है उनके योग गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। ये होता है द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना है क्या, तो किरचॉफ का पहला नियम जो आवेश संरक्षण की बात करता है, और किरचॉफ का दूसरा नियम जो ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। यानी किरचॉफ का अगर पहला नियम आपसे पूछे तो आप तुरंत टिक करना है, आवेश संरक्षण की बात करता है, और दूसरे नियम में हमारा ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे दूसरे नियम की बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऊर्जा संरक्षण से संबंध रखता है ये, ठीक है। विभवमापी से क्या मापा जाता है ये आप सब जानते हैं, विभवमापी से विभवांतर मापा जाता है। धारा को माप नहीं सकते हैं, धारा को एमीटर से मापा जाता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर, ध्यान समझिए, 1 एम्पियर मतलब करंट का यूनिट की बात कर रहा है। आई बराबर होता है Q/T। आई का मतलब होता है एम्पियर,
तो 1 एम्पियर की जब हम बात करेंगे तो आवेश का मात्रक डालेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम, टाइम का मात्रक 1 सेकंड, यानी ये हो जाएगा 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर विद्युत वाहक बल। अब आप लोगों को लग रहा होगा भाई बल है तो बल का मात्रक न्यूटन टिक कर ले, ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है या जो यूनिट होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 11 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का सवाल है, देखिए हमारा 11 नंबर सवाल, पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सा सही है, और ये पूछा गया आपका 2021 में। प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं ऐसे, और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है इसका, राल, राल मतलब RA और बट्टा में L, और ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा सवाल है, T समय तक I धारा प्रवाहित के कारण R प्रतिरोध के चालक में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, और आपको हमने बताया भी था हीट का फॉर्मूला और बोला भी था कि आगे इसका यूज होगा। नहीं ध्यान दिए तो ध्यान दीजिए, H बराबर होता है VI इंटू टी, और V के जगह पर अगर हम I इंटू R लिखें और फिर I इंटू टी, I में I से जब गुणा हो जाएगा तो I स्क्वायर R इंटू टी, ये हमारा हीट का फॉर्मूला बनेगा, जो कि किस ऑप्शन में है चेक कीजिए, I स्क्वायर R इंटू टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, ध्यान से समझिए, ये कार्बन प्रत्यय कलर कोड से सवाल आया है, 3 बार सवाल आया है, 2021 में, 2021 में, फिर 2020 में। अभी जो कलर कोड है वो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी अगर सवाल पीछे पूछा गया है तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको हम ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक का नाम है का भुलाना पिहनी वैधु ससुचाव। क्या बोल रहे हैं, का भुलाना, का भूलाना, का भुलाना पिहनी, पिहनी वैधु ससुचाव। तो आगे क्लास में हम अब उतना नहीं, बस इसी पे हमारा सवाल बन जाएगा, का भुलाना पिहनी, इतना याद रखिए। का कोड हो जाएगा 0, ये इसका 1 2 3 4 5 6, आ जाइए चेक कीजिए। का से हमारा हो जाएगा काला, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, हरे रंग का, तो ह कहाँ है, हरा यहाँ पे है, इसका कोड क्या होगा 5, तो 5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सी, यानी हरे रंग का जो कोड होता है वो 5 होता है। आगे है जो हमारा पीला रंग का, तो पी यहाँ पे है, पी से पीला, पीला रंग का कोड 4, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा पूछा है लाल रंग का, ला यहाँ पे है 3 नंबर पर, और 3 नंबर का कोड हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्रिक, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 16 नंबर सवाल है, और यहाँ पे जो सवाल है वो लिखा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, और ये आप सबको पता है कि चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्न में से कौन सा राशि समान रहती है, यानी जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें से किसका मान नहीं बदलता, मतलब समान रहता है, ठीक है ना। तो समानांतर क्रम में विभवांतर का मान जो होता है वो समान रहता है, धारा का मान बदल जाता है, और जब श्रेणी क्रम में पूछेगा तो धारा का मान समान रहता है और विभव का मान बदल जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभव, और विभव किसे कहते हैं, तो कार्य बटा आवेश, न जी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विभव कहते हैं। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 1 जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 19 नंबर सवाल, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, यानी विभवांतर को रोक दिया जाए, विभवांतर स्थिर है और उस परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है ना, उस प्रतिरोध के मान को आधा करते हैं तो ऊष्मा का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हीट का एक और फॉर्मूला बताते हैं, वी स्क्वायर आर इंटू में टी, जिसमें क्या कर रहा है, तो वी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, स्थिर कर रहे हैं, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 1/r, टी को अभी कुछ देर के लिए हटा देते हैं, तो H बराबर 1/r, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, तो प्रतिरोध आधा कर देते हैं। प्रतिरोध को जब आधा करेंगे यानी 2 से भाग लगाएंगे तो पलट के 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 2/r हो जाएगा, और इस प्रकार से देख रहे हैं 2 जो है वो हमारा ऊपर चला गया, यानी ऊष्मा जो है ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऊष्मा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा 2 प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना डायरेक्ट,
तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्रतिरोध को हम आधा करेंगे वैसे ही ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सवाल क्या है, सवाल लिखा हुआ है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है, यानी I का जो वैल्यू है वो दिया है 1 एम्पियर, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी E का जो वैल्यू है वो दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, तो प्रति सेकंड तार में यानी टाइम का वैल्यू दिया है 1 सेकंड, 1 सेकंड में तार में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखो इस सब का यूज करके एक फॉर्मूला बन, देखो पहले I का फॉर्मूला देखो, I बराबर Q बाई टी। तो I बराबर Q के जगह पे हम N इंटू ई भी लिख सकते हैं, तो N इंटू ई बटा में T। तो I यहाँ पे क्या है, धारा, T क्या है, टाइम, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो, और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N का ही वैल्यू तो हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले में से N का फॉर्मूला निकालना चाहें तो N का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T भाग में इधर आ गया तो गुणा में हो गया, और E गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा निकलेगा। यहाँ पे I का वैल्यू 1 देख रहे हैं, 1 एम्पियर है, टाइम का वैल्यू भी 1 में 1 से गुणा हुआ 1, और बटा में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यही हमारा आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर सवाल, वो लिखा है कि 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम का संयोजन जो होता है ना वो ऐसे होता है, शक्ति का श्रेणी क्रम का संयोजन 1/P1 प्लस 1/P2। P1 का वैल्यू दिया हमारा 60, P2 का वैल्यू 40, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 120। एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। अब यहाँ से देखिए 120 जब एलसीएम आया तो यहाँ से 60 से भाग देंगे 120 में तो 2 आएगा, प्लस 40 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और नीचे 120, 3 2 हो जाएगा हमारा, 5 बचे 120, कट जाएगा तो 1/24। अब पलट देंगे तो हमारा टोटल नेट शक्ति जो होगा वो 24 वाट निकल के आ जाएगा, और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम का वैल्यू। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो चालक का आप हमेशा याद रखिएगा चालक को, अगर चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को अगर कोई प्रभावित करने वाला कारक है तो वह सिर्फ तापमान, कौन सा कारक है, तापमान, और कोई भी कारक उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो वो तापमान के बढ़ाने से ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बाकी इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सवाल जस्ट आपको पीछे बताए थे। किसी चालक का संवहन वेग जो होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला भी बताए थे कि जो हमारा म्यू का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है VD और बटा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई जब इधर आ जाएगा तो म्यू के साथ गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा VD, यानी VD जो होगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई के साथ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो सेल को अगर विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 दूसरे का E2, उसका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो इसको हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत हीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर जो घर पे हम लोग ठंडी के दिनों में यूज करते हैं विद्युत हीटर, उसमें क्या लगाया रहता है, तांबा नहीं रहता है, प्लेटिनियम भी नहीं रहता है, टंगस्टन नहीं, नाइक्रोम का यूज होता है, और नाइक्रोम ही उसमें जलता है जो कि टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो ये था हमारा 25 नंबर तक सवाल, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है वो हमारा 26 नंबर सवाल है, जिसमें लिखा हुआ है कि शोषित विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा कहो या विद्युत उष्मा कहो, हीट ही एनर्जी है, तो वो जो है ना विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे V² R इंटू टी, और एक होता है V बराबर I² R इंटू टी। ये दो फॉर्मूला होता है हीट का। हमसे पूछ रहा है क्या, ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लो। विभवांतर के समानुपाती एकदम गलत, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती वो भी गलत, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H जो है वहां पे देखो V² है, V² मतलब विभव, तो विभव के वर्ग के जो ये समानुपाती होता है विद्युत शोषित विद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। विद्युत वाहक बल मतलब हम उसको विद्युत विभव भी कह सकते हैं, और विद्युत विभव को क्या कहते हैं कि भाई अनंत से किसी आवेश को लेके आ रहे हैं, उसमें किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है W/Q।
क्यू तो देखो क्यू डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू मतलब कार्य, कार्य का जो बीमा होता है वो क्या होता है, वो होता है mL2t-2। नीचे हमारा आवेश है, आवेश का बीमा होता है a इंटू टी। अच्छा a इसमें कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, a इंटू टी नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम mL t-3, टी देखो t-2 तो हिले है पहले से, ये t जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ये t-3 हो जाएगा, बच गया हमारा a भी ऊपर जाएगा तो ये हमारा माइनस में 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया mL2t-3 और a-1, यहाँ पे गलती से i हो गया, यहाँ पे होना चाहिए a, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हमारा डी। चलो अगला जो सवाल है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, आपको पता है I बराबर होता है Q अपॉन टी, तो टी को अगर इधर लेके आए तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, आई का मात्रक एम्पियर और टाइम यहाँ पे घंटा में दिया है तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होगा वो आवेश का होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, और ये फॉर्मूला आपको हम 1 नंबर सवाल में ही बताए थे, जो P बराबर होता है V² r, यानी ये होता है विद्युत परिपथ की शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला जो सवाल है 30 नंबर, 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे जो ये 5 ओम प्रतिरोध का मान दिया हुआ है यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद विभवांतर 7 वोल्ट यानी विभव का वैल्यू दिया है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो कितना उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा ये बताना है। थोड़ा सा अगर ध्यान देके समझे हम तो ऊष्मा का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, H = V² r अपॉन टी, H = V² r अपॉन टी। यहाँ पे V का वैल्यू हमारा 7 वोल्ट है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49, नीचे हमारा R है तो R का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 और इनटू में 20 मिनट तक फ्लो हो रहा है ना, तो 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, यानी 20 में जब 60 से गुना कर देंगे 6 दूना 12 हमारा हो जाएगा ये 1200। जब इसको हम भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 4 तिहाई 12, सॉरी 5 से 5 दूना 10 और 5 जो का 20, 240 बार में, और जब 240 में 49 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11,760, और चूंकि यहाँ पे उसमें पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा जूल। लेकिन देखिए ये ऑप्शन में आंसर नहीं है, 11,760 जूल हम लोग का जो आंसर आया है इसमें ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे अब हम, तो ऑप्शन में देखिए आंसर कैलोरी में दिया हुआ है तो उस जूल को हम कैलोरी में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक जूल जो होता है, एक जूल उसको हम कहते हैं 4 या ऐसे कहो एक जूल नहीं, एक कैलोरी जो होता है ना, एक कैलोरी वो होता है 4.184 जूल, 4.184 जूल, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसको भी जैसे हम जूल में बदलें, कैलोरी में बदलने के लिए 4.184 से भाग देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग 2810 कैलोरी आएगा, और चूंकि 2810 ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम 2800 कैलोरी को आंसर टिक कर लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा 31 नंबर सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो एवरेज जो मनुष्य का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो लगभग 10,000 ओम होता है। बहुत सारे किताबों में आपका 50,000 ओम भी दिया है, तो ये एकदम गलत है। 10,000 ओम जो होता है मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। और अगला सवाल जो है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा में बहुत सारे बच्चे शक्ति को टिक कर लेते हैं, चूंकि किलोवाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, लेकिन किलोवाट जो घंटा है यहाँ पे वो जो आप देखिए एक शक्ति का फॉर्मूला बनता है P बराबर W/T, और यहाँ से अगर W का फॉर्मूला निकालें तो टाइम इधर आएगा P के साथ गुणा हो जाएगा, P का मतलब शक्ति, और शक्ति का जो मात्रक होता है किलोवाट होता है, और टाइम यहाँ पे टाइम के यूनिट अगर घंटा की बात करें तो ये हो गया हमारा कार्य का मात्रक, और कार्य को हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा को हम लोग टिक कर लेंगे। अगला सवाल, निम्न में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। धारा घनत्व को जे से सूचित किया था, जे का फॉर्मूला I/A, तो I/A जो है ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका देखिए तीसरा बार ये सवाल पूछा गया है, 2 बार इसके पहले ही बताए हैं,
गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता को आपको बताए थे म्यू से सूचित किया जाता है, और म्यू बराबर होता है VD अपन में E। VD जो होता है जहां संवहन वेग होता है, और E जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो 35 नंबर सवाल है, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सवाल क्या है, 1 वाट बराबर कौन सा सही है इसमें से? तो सही का पहले ही नंबर हमको सही मिल गया, 1 वाट। वाट मतलब शक्ति। शक्ति यहाँ पे देखिए, शक्ति का फॉर्मूला W/T। W क्या है? W का मात्रक जूल, T का मतलब टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड। तो यहाँ पे 1 वाट जो है वो बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड के, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका इस चैप्टर का 35 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।